हेलो साथियों, स्वागत है आपका विज्ञान की दुनिया में। हमारे साथ यानी आईएसए स्टडी पॉइंट के साथ मेरा नाम है मोहम्मद अजहर नज़ामी और हम लोग देख रहे थे पिछले वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। हम लोग जान रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, ये कैसे काम करता है, किस प्रकार नेचर ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डेवलप किया है। तो चलिए देखते हैं आगे। ये चैप्टर का नाम है जीवों में प्रजनन और हम लोग पढ़ रहे थे पहला टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी पुरुष प्रजनन तंत्र। देखिए साथियों, पिछले पिछले वीडियो में हमने समझाया था, अभी फिर दोबारा से थोड़ा सा हम लोग जो है रिवाइज कर लेते हैं कि कहाँ पे क्या है और किस प्रकार ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करता है। तो आइए समझते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है और कहाँ पे क्या बसा हुआ है, किस प्रकार से है। देखिए, मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, मेनली प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहने से मेरा तात्पर्य ये है, मतलब ये है कि स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है, स्पर्म जो बनती है, वीर्य जो बनता है, ये बनता है टेस्टिस के अंदर। हमने पिछले लेक्चर में बात किया था कि टेस्टिस के अंदर यहाँ पे इस पोर्शन में ये स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ह्यूमन के अंदर 2 टेस्टिस होता है, यानी मानव पुरुष के अंदर 2 टेस्टिस होता है और दोनों टेस्टिस एक छोटी सी पैकेट, यानी हम लोग बात किए थे पिछले लेक्चर में कि एक छोटे से पैकेट में स्क्रोटम में ये लटक रहा होता है और ये बॉडी से बाहर होता है। तो आज हम लोग समझेंगे टेस्टिस में आखिर किस प्रकार, आखिर क्या होता है टेस्टिस में जो स्पर्म को बनाता है और किस प्रकार से स्पर्म बनता है और कैसे कैसे ये बाहर की तरफ आता है। देखिए, समझिए बात को। यहाँ पे देखिए, टेस्टिस जो बनती है, टेस्टिस की 3 लेयर होती है। टेस्टिस जो है बाहर से जो है, टेस्टिस की 3 लेयर होती है। टेस्टिस ओवल शेप का होता है, अंडाकार शेप का होता है और टेस्टिस के 3 लेयर होते हैं। देखिए, समझिए, ये पहली लेयर मैंने बनाया, ये दूसरी लेयर बनाया और फिर इसी प्रकार एक तीसरी लेयर भी होती है। आउटर, मिडिल और इनर लेयर, 3 लेयर होती है टेस्टिस में, जिसमें हम लोग आउटर लेयर को ट्यूनिका वेजाइनलिस कहते हैं। ये आउटर लेयर ट्यूनिका वेजाइनलिस कहते हैं, इसको ट्यूनिका वेजाइनलिस कहते हैं आउटर लेयर को। ये जो मिडिल लेयर दिख रहा है आपको, ये मिडिल लेयर को हम लोग कहते हैं, ये मिडिल लेयर को, ये जो मिडिल लेयर है या पेराइटल लेयर है, इसको कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसको कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं इसको। उसके बाद जो इनर लेयर है, जो सबसे अंदर वाली लेयर है, ये वाली सबसे अंदर वाली लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका वस्कुलोसा। ये खून की वस्कुलर, इसमें जो है वस्कुलोसा नाम से समझ में आ रहा होगा, वस्कुलोसा, ट्यूनिका वस्कुलोसा, ट्यूनिका वस्कुलोसा। तो ये अंदर की लेयर है, ये इनर लेयर है, सबसे आखिरी लेयर है। इसमें काफी ज्यादा ब्लड वेसल्स होता है। तो देखिए, ये एक लेयर बाहर की तरफ से, ये दूसरी लेयर, ये देखिए, ये पहली लेयर बाहर की तरफ से, ये दूसरी लेयर बाहर की तरफ से और ये तीसरी लेयर इधर की तरफ से। और इस तरह से टेस्टिस को रैप करता है तीनों लेयर। और देखते हैं आगे कि अंदर क्या होता है। टेस्टिस के अंदर छोटा छोटा इस तरह से कंपार्टमेंट होता है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, छोटा छोटा इस तरह से कंपार्टमेंट होता है, अलग अलग कंपार्टमेंट बना हुआ होता है। उस कंपार्टमेंट के अंदर जो है छोटी छोटी ट्यूबुल्स रहती है, इस तरह से छोटी छोटी ट्यूबुल्स रहती है। इस कंपार्टमेंट के अंदर छोटी छोटी ट्यूबुल्स रहती है, ठीक है। जो कंपार्टमेंट होता है, ये देखिए, इसको हम लोग कहते हैं सेप्टुला टेस्टिस। सेप्टम यानी बांटने वाला, सेप्टुला टेस्टिस। और अंदर छोटी छोटी ट्यूबुल रहती है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल। ट्यूबुल का नाम सेमिनिफेरस ट्यूबुल, या ये देखिए टेस्टिकुलर लोब्यूल है, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है। अलग अलग लोब्यूल है, लगभग 200 से 250 के नंबर होता है।
टेस्टिकुलर लोब्यूल कितना होता है, 200 से 250 के करीब होता है, 250 के करीब होता है, 200 से 250 के करीब होता है। टेस्टिकुलर लोब्यूल 200 से 250, 200 से 250 लोब्यूल के अंदर छोटा 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 जो है ट्यूबुल्स होता है, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स होता है। इस तरह से छोटी छोटी ट्यूबुल के अंदर जो है, इस सेमनीफेरस ट्यूबुल के अंदर जो है स्पर्म बनता है। यानी स्पर्म का फॉर्मेशन एक्चुअली में कहाँ हो रहा है, टेस्टिस के अंदर एक कंपार्टमेंट होता है, उस कंपार्टमेंट के अंदर छोटी छोटी ट्यूबुल्स होती है, पतली पतली। उस ट्यूबुल के अंदर, ट्यूबुल का नाम सेमिनीफेरस ट्यूबुल, सेमिनीफेरस ट्यूबुल में स्पर्म बन जाता है और स्पर्म बनने के बाद फिर इस तरह से निकलता है। देखिए समझिए आप बात को, इस तरह से निकलने लगता है ये ट्यूबुल की छोटी छोटी ट्यूब्स बाहर। ये जो बाहर निकल रहा है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई, इसका नाम है ट्यूबुलाई रेक्टाई। और फिर ये और ज्यादा बाहर की तरफ इस तरह से निकलता है, उसको कहते हैं रेटे टेस्टिस। क्या कहते हैं, रेटे टेस्टिस कहते हैं उसको, बाहर की तरफ निकल रहा है। रेटे टेस्टिस से होता हुआ स्पर्म इधर की तरफ जाता है और फिर ये वास इफरेंसिया का पोर्शन कहलाता है। ये वाला पोर्शन वास इफरेंसिया, रेटे टेस्टिस में जाता है, रेटे टेस्टिस से वास इफरेंसिया से फिर एपिडेर्मिस, ये वाला पोर्शन एपिडेर्मिस कहलाता है। ये वाला हाईली क्वाइल्ड पोर्शन होता है। देखिए आप समझिए, बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड होता है, बहुत सारी पाइप एक साथ मिक्स रहती है, एक साथ मिली जुली रहती है, तो ये हाईली क्वाइल्ड पोर्शन होता है, इसको कहते हैं एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस से होते हुए ये स्पर्म इस रास्ते से, ये देखिए इस रास्ते से यहाँ पे एक मोटी ट्यूब में आती है। इस ट्यूब का नाम वास डिफरेंस, बहुत बार पूछा गया है साथियों वास डिफरेंस के बारे में, न जाने कितने सवाल बने अब तक। तो वास डिफरेंस अच्छे से याद रखिएगा, ये अकेली मोटी और सबसे लंबी ट्यूब है, ये मोटी और सबसे लंबी ट्यूब है और इसको कहते हैं वास डिफरेंस। वास डिफरेंस इस तरह से ऊपर की तरफ आता है और यहाँ देखिए ये यूरेटर है, ये यूरेटर है, ये किडनी से यूरिन को लेके आ रहा है। कहाँ पे, इस जगह पे। ये कौन सा जगह, यूरिनरी ब्लाडर पे। यूरिन को यूरिनरी ब्लाडर पे लेके आ रहा है यूरेटर। यूरेटर जो है यूरिन को लेके आ रहा है, देखिए इस पोर्शन पे ला के रख रहा है यूरिन को, इस पोर्शन पे यूरिन को ला रहा है। अब देखिए इधर से वास डिफरेंस आ रहा है और ऊपर की तरफ से यूरिनरी ब्लाडर को रेप करता हुआ एम्पुला के रास्ते होता हुआ, ये एम्पुला फुली हुई पोर्शन पिछले लेक्चर में हमने बात किया था, आप अगर नहीं देखे हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देखें, पिछले लेक्चर को देखें, उस पर हमने पूरी तरह से समझाया था कि फुली हुई पोर्शन, किसी भी ट्यूब का फुली हुई पोर्शन को एम्पुला कहते हैं। एम्पुला के रास्ते से होता हुआ ये देखिए सेमाइनल वेसाइकल, ये सेमाइनल वेसाइकल एक ग्रंथि है, ग्लैंड है, इस ग्लैंड के सेक्रेशन को लेता हुआ, प्रोस्टेट ग्लैंड के सेक्रेशन को लेता हुआ, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड के सेक्रेशन को लेता हुआ, ये छोटी छोटी दिख रही होगी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, इनके सेक्रेशन को लेता हुआ इधर की तरफ से यूरेथ्रा की तरफ से ये बाहर की तरफ आ जाता है स्पर्म, और फिर बाहर की तरफ आ जाता है और इजाकुलेशन हो जाता है। तो हम लोग समझे थे ये पूरा रास्ता हम लोग पिछले लेक्चर में भी समझे थे, अभी बस रिवाइज चल रहा है साथियों। ये देखिए, ये बाहर की तरफ से जो स्किन रहती है पेनिस में, ये बाहर की तरफ से ढकी हुई कवर स्किन रहती है पेनिस में, इस स्किन का नाम होता है फोर स्किन। कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा केस आता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी ये फोर स्किन पेनिस के साथ ज्वाइंट निकल जाती है, कनेक्टेड निकल जाती है। तो ऐसे केस में बच्चे को पैदा होने के तुरंत बाद सर्जरी कराया जाता है और ये फोर स्किन को काट के हटा दिया जाता है, ये फोर स्किन को काट के हटा दिया जाता है। इसका नाम, इस प्रोसीजर का नाम बार बार पूछा जाता है सवाल में कि जब फोर स्किन को काट के हटाते हैं तो उस प्रोसीजर का नाम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सर्कमसीजन, सर्कमसीजर। तो आगे देखते हैं साथियों कि आगे दुनिया में कुछ धर्म ऐसे हैं जिसमें ये फोर स्किन को हटाने की प्रथा है, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी।
क्रिश्चियन कम्युनिटी, ये लोग बच्चों में फोरस्किन को काट के हटा देते हैं। मगर अगर कोई बच्चा बीमार पैदा होता है, बीमार से तात्पर्य ये है कि ये फोरस्किन और ये पेनिस का, ये ग्लांस पेनिस का पोर्शन अगर किसी बच्चे का ज्वाइंट पैदा हो जाता है तो ऐसे केस में इसको फिर काट के हटाना पड़ता है, जिस प्रोसेस का नाम सर्कमसीजन कहलाता है। अब देखते हैं आगे साथियों कि आगे और क्या है या और क्या डिजीज हो सकता है। देखिए कई बार ये टेस्टिस जो है, ये टेस्टिस कहाँ रहता है? स्क्रोटम के अंदर। मगर कई बार क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके स्क्रोटम में टेस्टिस नहीं आ पाता है, यानी ये टेस्टिस कहीं ना कहीं ऊपर रह जाता है, स्क्रोटम में डिसेंट नहीं हो पाता है। ऐसे केस में स्क्रोटम में अगर नहीं आ पा रहा है तो डॉक्टर कहता है कि ठीक है आपका तो खाली है, मगर क्या कर सकते हैं, 2-4-6 महीना रुकिए, अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर हम लोग को सर्जरी करके नीचे लाना पड़ेगा। तो ऐसा भी केस आता है कई बार कि ये टेस्टिस जो है ऊपर रह जाता है, उसको डिसेंट नहीं हो पाता है, नीचे नहीं आ पाता है। चलिए साथियों देखते हैं आगे हमारा और क्या है, लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि हमने 2 लेक्चर में डायग्राम को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। देखते हैं आगे क्या है हमारा सवाल। अच्छा, ये एक और थोड़ी सी जूम डायग्राम है जिसमें आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ रहा होगा। सेमनीफेरस ट्यूबुल्स को इसमें दिखाया गया है। देखिए ये सेमनीफेरस ट्यूबुल्स ये कंपार्टमेंट के अंदर इस तरह से रह रहा है। ये कंपार्टमेंट है, इसके अंदर ये देखिए सेमनीफेरस ट्यूबुल्स है, छोटी छोटी क्वाइल्ड है। सेमनीफेरस ट्यूबुल के अंदर क्या काम होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस का काम होता है। इसके अंदर काम स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म बनने का काम, स्पर्मेटोजेनेसिस का काम होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का काम होता है। सेमनीफेरस ट्यूबुल के अंदर जो है क्या काम होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस का काम होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का काम होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का बनना, स्पर्म के बनने का प्रोसेस कहाँ होता है? सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के अंदर होता है। अब ये देखिए कई सारे 200 से 250 कंपार्टमेंट, 200 से 250 इस तरह के कंपार्टमेंट होते हैं एक टेस्टिस के अंदर। अब ये सारा टेस्टिस, ये सारा कंपार्टमेंट जो है आके खुल रहा है कहाँ पे? इस पोर्शन पे। सारा कंपार्टमेंट आके खुल रहा है इस पोर्शन पे, रेटे टेस्टिस कहते हैं इसको। उसके बाद जो है देखिए इनलार्ज डायग्राम में अच्छे से आपको दिख रहा है कि इस तरह से एक छोटी छोटी ट्यूब जो है यहाँ से स्पर्म को लेके जा रही है। इस तरह से छोटी छोटी ट्यूब ऊपर की तरफ लेके जा रही है। कहाँ पे लेके जा रही है? एपिडाइडमिस पोर्शन पे। ये देखिए एपिडाइडमिस पोर्शन पे लेके जा रही है और धीरे धीरे इधर की तरफ से फिर वही सेम पोर्शन वाश डिफरेंस की तरफ लेके जा रही है, स्पर्म को वाश डिफरेंस की तरफ लेके जा रही है। देखिए साथियों कुछ ये दिख रहा होगा नर्व और ब्लड वेसल्स और स्पर्मेटिक कोड दिख रहा होगा। ये नर्व, ब्लड वेसल्स और स्पर्मेटिक कोड दिख रहा होगा। देखिए टेस्टिस तो नीचे है तो टेस्टिस को भी नर्व की सप्लाई चाहिए होगी, टेस्टिस को भी ब्लड की सप्लाई चाहिए होगी। उसको कौन देता है? तो ये इस तरह से कोड दिया हुआ है, ये देता है उसको सप्लाई, ताकि इसका भी भरण पोषण आसानी से हो सके, टेस्टिस का आसानी से काम चल सके। ये जो है तीनों चीज, ये जो देख रहे हैं वाश डिफरेंस और फिर नर्व लिम्फेटिक, ये तीनों, ये जो है सारी चीजें जो है ना एक छोटी सी पतली सी जो है ना कैनाल होती है, उस कैनाल के थ्रू से ऊपर की तरफ से कनेक्ट होता है, पेट की तरफ से ऊपर की पोर्शन पेल्विक रीजन से वो कनेक्टेड रहता है कैनाल के थ्रू से। उस कैनाल का नाम इनग्वाइनल कैनाल, जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात किया था, इनग्वाइनल कैनाल कहते हैं उसको। इनग्वाइनल कैनाल से जो है ये इनग्वाइनल कैनाल एक रास्ता होता है जिससे जो है ऊपर से चीजें कनेक्टेड होती है, कहाँ? टेस्टिस तक का कनेक्शन देता है। कई बार क्या होता है साथियों, ऊपर की फ्लूइड ये कैनाल के रास्ते, ऊपर की फ्लूइड ये कैनाल के रास्ते नीचे की तरफ आ जाता है, यानी ऊपर से जो है कई बार जो है ऊपर
पेल्विक रीजन की फ्लूइड जो है कहाँ आ जाता है, इस कैनाल के रास्ते से नीचे की तरफ आ जाता है, स्क्रोटम में आ जाता है, जिससे क्या होता है, स्क्रोटम का साइज जो है इनलार्ज होता है, इनलार्ज हो जाता है। छोटी साइज होनी चाहिए थी जितनी, उससे साइज क्या हो जाता है, ये लिक्विड आकर के भरने की वजह से इनलार्ज हो जाता है ये साइज। जैसे ही साइज इनलार्ज हो जाता है तो इसको एक डिजीज कहते हैं। इस डिजीज का नाम इनग्वाइनल हर्निया, हर्निया नाम सुना होगा आपने, इनग्वाइनल हर्निया कहते हैं इस डिजीज को। यानी ऊपर से जो है लिक्विड इनग्वाइनल कैनाल के थ्रू जो है नीचे आ जाता है, जिसको कॉमन भाषा में क्या कहते हैं, हाइड्रोसील कहते हैं। इसको कॉमन भाषा में क्या कहते हैं, हाइड्रोसील कहते हैं। ठीक है साथियों, तो देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस। ये पहला क्वेश्चन है, वास इफ्रेंसिया कनेक्ट करते हैं किसको किससे। वास इफ्रेंसिया कनेक्ट द टेस्टिस विद एपिडेडमिस, किडनी विद कलोका, यीस्ट विद यूरिनोजेनाइटल डक्ट, नन ऑफ द एबव। देखिए वास इफ्रेंसिया जो था, वास इफ्रेंसिया टेस्टिस को एपिडेडमिस के साथ कनेक्ट कर रहा था। वास इफ्रेंसिया टेस्टिस को एपिडेडमिस के साथ कनेक्ट कर रहा था, यानी ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एपिडेडमिस के साथ वृषण को कनेक्ट कर रहा था। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इन मैमल्स फेल्योर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इन द स्क्रोटम इज नोन एज। अभी हम लोग देखे थोड़ी देर पहले कि कभी कभी क्या होता है बच्चों में, छोटे बच्चों में क्या होता है कि टेस्टिस जो है ऊपर रह जाता है, टेस्टिस ऊपर रह जाता है, वो नीचे डिसेंट नहीं कर पाता है। स्तनधारियों में वृषण के अंडकोश में उतरने की विफलता को क्या कहते हैं। अंडकोश में जब वो उतर नहीं पाता है तो क्या वो बॉडी के अंदर रह जाता है, वो बॉडी के अंदर रह जाता है। बॉडी के अंदर रह जाने से क्या स्पर्म फॉर्मेशन का काम हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बॉडी से बाहर चाहिए उसको 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए, यानी उसको किसी भी हाल में स्क्रोटम में आना पड़ेगा। अगर स्क्रोटम में नहीं आ पा रहा है तो फिर स्पर्मेटोजेनेसिस का काम नहीं होगा, तो यानी ये एक डिजीज बन जाएगी। और इस डिजीज का नाम क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे क्रिप्टोर्किडिज्म। देखिए ऑप्शन देखिए, पीडोजेनेसिस है, कैस्टेरिएशन है, इम्पोर्टेंसी है, ये सारा नहीं होगा, मगर ये डिजीज का नाम क्रिप्टोर्किडिज्म हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, कॉमन डक्ट फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ वास डिफरेंस एंड द डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसाइकल इज। देखिए वास डिफरेंस और सेमाइनल वेसाइकल दोनों का डक्ट जो आके मिलता है, उस कॉमन डक्ट का नाम क्या होता है। यूरेथ्रा नहीं। ट्यूनिका वस्कुलोसा, ट्यूनिका वस्कुलोसा क्या था, ट्यूनिका वस्कुलोसा जो है तो टेस्टिस का जो है लेयर का नाम था, टेस्टिस के लेयर का नाम था, तो ये भी नहीं। इजैकुलेटरी डक्ट, बिल्कुल ये सही जवाब हो जाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट। अगला सवाल लेते हैं, स्क्रोटम कम्युनिकेट विथ एब्डोमिनल कैविटी थ्रू। स्क्रोटम जो है, स्क्रोटम यानी टेस्टिस। स्क्रोटम के अंदर कौन रहता है, टेस्टिस। स्क्रोटम जो है यानी टेस्टिस जो है तो कम्युनिकेट करता है किससे, एब्डोमिनल कैविटी से। एब्डोमिनल कैविटी से किसके थ्रू, इनग्वाइनल कैनाल के थ्रू कम्युनिकेट करता है। अभी हमने बोला इनग्वाइनल कैनाल के थ्रू कम्युनिकेट करता है। अगला लेते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज द कवरिंग अराउंड। ट्यूनिका एल्बुजिनिया किसके बाहरी कवरिंग को कहते हैं। ट्यूनिका एल्बुजिनिया चारों ओर का आवरण है, किसका आवरण है ये, वृषण का, टेस्टिस का, हार्ट का, किडनी का, ओविडक्ट का, किसका। ट्यूनिका एल्बुजिनिया जैसे हमने बात किया था कि 3 लेयर होती है, 3 लेयर होती है, टेस्टिस का 3 लेयर होता है, ये कवरिंग होती है, 3 लेयर की कवरिंग होती है, तो ये टेस्टिस की कवरिंग का नाम है। तो साथियों कैसा लगा आज का ये वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया साथियों।